आज हम करेंगे हिस्ट्री का रिवीजन, वो भी PYQ से, यानी कि एक चैप्टर हमारे प्रीवियस ईयर में कितनी बार किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं एक चैप्टर से, उसको देखेंगे। चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे उन क्वेश्चंस का जो पीछे के बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं। तो आज दिया गया हिस्ट्री का चैप्टर 1, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर साल पूछा जाता है। तो चलिए 2023 के क्वेश्चंस पहले करते हैं। तो उसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है। मेंशन एनी 3 पॉलिसीज यूज्ड बाय द ब्रिटिश टू एक्सपेंड देयर पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम पीछे देखें तो ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे 3 पॉलिटिकल पावर यहाँ पे बताना है जो ब्रिटिश ने यूज किया अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करने के लिए। बहुत सारी पॉलिसीज उन्होंने यूज की थी और इसमें सिर्फ मेंशन दिया हुआ है, तो वी हैव टू ओनली मेंशन, उसके पॉइंट लिखेंगे और कुछ नहीं लिखना है। तो कौन सी पॉलिसी थी अगर हम बात करें तो सबसे पहली पॉलिसी थी बाय आउटराइट वॉर। व्हाट इज दैट? बाय आउटराइट वॉर। तो बाय आउटराइट वॉर मतलब ब्रिटिश ने बहुत सारे ऐसे वॉर किए, लड़ाइयां लड़ी जिससे उनकी स्थिति और इंडिया में मजबूत हो रही थी। उसमें से बैटल ऑफ बक्सर और हमारा बैटल ऑफ प्लासी है। उसके बाद उनकी स्थिति जो थी वो बंगाल में बहुत स्ट्रांग हो गई, फिर उनकी अवधि स्ट्रांग हो गई और जब वो स्ट्रांग होने लगे तो आगे भी उन्होंने किया। दूसरा हम इसमें लिख सकते हैं सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटिकल पावर है। और सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली, यस, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पे हम सब्सिडरी अलायंस भी लिख के छोड़ देंगे तो होगा, अदरवाइज वी कैन से द सब्सिडरी अलायंस भी था एक कारण which was introduced by लॉर्ड वेलेस्ली and by this the territory was not taken directly, indirectly होता था। कैसे होता था कि ये जो ब्रिटिश थे अपने ट्रूप्स को उस जगह पे स्टेशन कर देते थे जहां पे उनको जिस टेरिटरी को लेना होता था और उसके पावर को धीरे धीरे अपने हाथ में ले लेते थे। तो वो जो टेरिटरी थी एक पपेट टेरिटरी बन जाती थी। ठीक है, अब तीसरा हमारा जो होगा वो तीसरा क्या हो गया? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी एक पॉलिटिकल कारण था और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसको किया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। इसके अनुसार कोई भी राजा, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार इफ दे डिड नॉट हैव देयर नेचुरल एयर सो देयर टेरिटरी वाज लैप्स्ड आफ्टर देम। उनकी जो टेरिटरी थी वो लैप्स होती थी और वो कहां चली जाती थी? तो ब्रिटिश को चली जाती थी। तो ये 3 कारण हो गए क्या? पॉलिटिकल कारण जिसकी वजह से ब्रिटिश ने अपना टेरिटरी एक्सपेंड किया, पावर को एक्सपेंड किया। इसके अलावा भी हो सकते हैं, जैसे प्रिटेक्स्ट ऑफ 3 कारण हो गए। ऐसे और भी कारण है पर हमें लिखना कितना है? 3 ही लिखना है, तो हम 3 ही लिखेंगे। चलिए अब दूसरा हमारा क्वेश्चन है, मेंशन एनी 3 मिलिट्री कॉजेस व्हिच लेड टू द अपराइजिंग ऑफ 1857। अभी हमने क्या किया? पॉलिटिकल कॉजेस को देखा। अभी हमने क्या देखा? पॉलिटिकल कॉजेस को। अब हमें मिलिट्री कॉजेस को देखना है कि कौन कौन से ऐसे मिलिट्री कॉजेस थे जिसकी वजह से ये जो था हमारा अपराइजिंग ऑफ 1857 हुआ। क्या कारण थे? कौन से मिलिट्री कॉजेस थे? तो पहला था कि जो इंडियन सोल्जर्स थे और जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको एक तरह से ट्रीट नहीं किया जाता था। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स। इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स, अगर इसमें भी ये मेंशन ही करना है तो सिर्फ हम ये लिख के भी छोड़ देंगे तो नंबर आ जाएगा। इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था, उनका कोई भी रिस्पेक्ट नहीं था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था रिलीजन के बेस पे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था और उनकी सैलरी जो थी वो हाफ से भी कम थी कंपेरेटिवली द ब्रिटिश सोल्जर्स। तो यहाँ पे हम पहला ये दे सकते हैं, इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स। उसके बाद हम लिख सकते हैं दूसरा, ब्लीक prospectus of promotion of Indian soldiers. Yes, इंडियन सोल्जर्स। ये ब्लीक प्रोस्पेक्टस था। क्यों ब्लीक प्रोस्पेक्टस था? क्योंकि जो इंडियन सोल्जर थे वो सूबेदार के रैंक के ऊपर उनका कोई पोजीशन ही नहीं होता था। वो या तो सूबेदार तक रहेंगे या उसके नीचे तक रहेंगे, चाहे वो जितने भी काबिल हो। तो एक कारण हुआ ब्लीक प्रोस्पेक्टस ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडियन सोल्जर। तीसरा हमारा क्या हो गया? तीसरा जो था नंबर, लाइक न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। हम लिख सकते हैं क्या? न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ।
न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो था वो इंडियन सोल्जर्स का ज्यादा था, तो इंडियन सोल्जर्स का न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज्यादा था, तो इस वजह से जब वो डिस्क्रिमिनेट हो रहे थे उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना आ रही थी और उनको लग रहा था कि हम लोग एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं और हम लोगों को एक जैसा ही ट्रीट किया जा रहा है, और स्ट्रेंथ ज्यादा थी उनकी, तो न्यूमेरिकल नंबर ऑफ सोल्जर्स ज्यादा हुआ करते थे, तो उन लोगों ने सोचा क्या करने की, रिवोल्ट करने की। हम लिख सकते हैं, वैसे तो 3 ही पूछा गया है, एक लिख सकते हैं जनरल, ये चौथा क्या हो जाएगा, जनरल enlistment एक्ट 1856, जनरल इनलिस्टमेंट एक्ट 1856, इसके अनुसार ऐसे भी सोल्जर्स थे जो ब्राह्मण सोल्जर्स थे, उनको क्या था, उनके लिए समुद्र के पार जाना, ओवरसीज ड्यूटी जो था वो एक सिंह के बराबर था, और ये जो था ये स्पेशली बंगाल वगैरह में जो थे वो ब्राह्मण जो थे उनको ये अलाउ नहीं था कि वो ओवरसीज जाके ड्यूटी करें, ये जानते हुए इंटेंशनली ब्रिटिश वर अपॉइंटिंग देम फॉर द ओवरसीज ड्यूटीज। तो ये भी एक रीजन था क्योंकि उनको लगता था कि वो अपने सोसाइटी से और अपने ग्रुप से उनको क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, इसलिए उनको इसका डर था, और ये भी एक उनके डिससेटिस्फेक्शन का कारण था जो कि अपराइजिंग ऑफ 1857 का कारण बना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी चैप्टर से है, ये एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमने 2 पहले किया वो 3-3 नंबर का था, और यहाँ पे मेंशन है 4 इकोनॉमिक कॉजेस, यहाँ भी मेंशन ही करना है, 4 इकोनॉमिक कॉजेस को करना है, और ये हर साल लगभग रिपीट होता है, पॉलिटिकल कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस, मिलिट्री कॉजेस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें मेंशन करना है 4 इकोनॉमिक कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट, जिसकी वजह से रिवोल्ट हुआ। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, ड्रेन, लाइक सबसे पहले हो जाएगा एक्सप्लॉयटेशन, वी कैन राइट हियर exploitation of economic resources। सो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज था, क्यों, कैसे था इकोनॉमिक रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन, तो यहाँ से क्या होता था कि रॉ मटेरियल्स, यहाँ के कॉटन बहुत अच्छे होते थे, सिल्क बहुत अच्छा था, स्पाइसेस बहुत अच्छे थे, तो यहाँ का जो रॉ मटेरियल्स है लाइक कॉटन वगैरह को इंग्लैंड में ले जाते थे और वहां से उसका प्रोडक्ट बनाते थे, कपड़े बनाते थे, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो होता था उसको इंडिया के मार्केट में लाके उसको हाई रेट पे बेचते थे, जबकि जो रॉ मटेरियल है वो बहुत चीप रेट पे वो लेके जाते थे। ओके, तो ये हमारा हो गया एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। और यही नहीं, इन लोगों ने बहुत सारा जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह को बंद कर दिया था, हैंडीक्राफ्ट को बंद कर दिया था। ओके, दूसरा हम क्या कह सकते हैं, तो दूसरा ड्रेन ऑफ वेल्थ, जी हाँ, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है ये भी एक कारण था, क्योंकि ये लोगों को लग रहा था कि जो इंग्लैंड है वो लाइक ब्रिटेन जो है वो इंग्लैंड से इंडिया को रूल कर रहा है, ठीक है, और यहाँ का जितना भी वेल्थ है, धन संपत्ति है, वो इंग्लैंड को वो दे रहे हैं, इंडियन के बेनिफिट्स के लिए कुछ भी वो सोच नहीं रहे थे, और ना ही कोई डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे थे। इंडिया के लोग किस दुख से या किस अभाव से गुजर रहे उनको उससे कोई मतलब नहीं था। तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ भी हो गया। तीसरा अगर हम बोले तो तीसरा क्या हो जाएगा, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। यस, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट ये कैसे था, तो जब इंडिया के ऊपर राजाओं का राज था, जब यहाँ पे प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, तो जो राजा थे, वो जो किंग होते थे, वो बहुत ज्यादा स्किल को क्या करते थे, प्रमोट करते थे, सपोर्ट करते थे, उनके कोर्टियर लाइक देवर जो भी स्किल वाले लोग होते थे वो उनके कोर्टियर्स में शामिल होते थे, और वो हर तरह के जो उनके कला थी उसको सपोर्ट करते थे। इसकी वजह से उनको लाइक देवर इंगेज इन एनी काइंड ऑफ वर्क, वो जो भी लोग थे वो इंगेज होते थे, चाहे वो बुनाई का काम हो या फिर संगीत हो, पेंटिंग हो, आर्किटेक्चर हो, सारे चीजों को सपोर्ट किया जाता था। बट जो ब्रिटिश आए तो इन्होंने इन सब चीजों को क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि उनको अपना बेनिफिट देखना होता था। तो यहाँ से ये क्या हुआ, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज बंद हो गई, जो हैंडीक्राफ्ट लोग करते थे वो बंद हो गए, तो इसकी वजह से यहाँ पे ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, लोगों के पास काम नहीं था। और अगर हम चौथा बात करें तो चौथा हो जाएगा हमारा पॉवर्टी एंड फेमिन्स। पॉवर्टी एंड फेमिन्स ये क्या था, पॉवर्टी एंड फेमिन्स, गरीबी हो गई थी। क्यों गरीबी हुई थी, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट था, यहाँ का सारा धन संपत्ति इंग्लैंड में जा रहा था, लोगों के पास काम नहीं था, तो यहाँ इसकी वजह से क्या हो गई, पॉवर्टी हो गई। दूसरा क्या हो गया, और पॉवर्टी किसकी वजह से हुई, तो फेमिन्स की वजह से हुई। यहाँ पे अकाल पड़ गया, क्यों अकाल पड़ा, तो सूखा पड़ गया, अनाज नहीं हुए, और इनके ऊपर इतना टैक्स ऑलरेडी लगा होता था, रेवेन्यू देना होता था, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, पॉवर्टी एंड फेमिन्स हो रहा था। मिड ऑफ द 19th सेंचुरी में 2-3 बार फेमिन्स आए, और उसकी जो ब्रिटिश थे वो बिल्कुल भी इस चीज को कंसीडर नहीं करते थे, ओनली दे वर थिंकिंग अबाउट देयर सेल्फ। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया मेंशन यानी 4 इकोनॉमिक कॉजेज में ये 4 कॉजेज हमने लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ मेंशन ही करना था तो इतना भी अगर लिख दिया गया तो ये नंबर हमें मिलता है, पर अगर किसी को डिस्क्राइब करना है तो 1 या 2 लाइन डिस्क्राइब कर सकता है।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है मेंशन एनी 3 चेंजेस मेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन विद द एंड ऑफ द कंपनीज रूल। ये 2024 का क्वेश्चन है और ये भी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ही है, 10 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें आएगा। इसमें भी क्या करना है, 3 चेंजेस हमें मेंशन करने हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो कंपनी रूल के बाद हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहला चेंज हम बोल सकते हैं कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल was replaced by the viceroy of India, ओके। तो जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था उसको रिप्लेस कर दिया गया, उसको चेंज कर दिया गया और वो किसके साथ रिप्लेस हुआ, तो वो रिप्लेस हुआ वायसराय, लाइक सेम पर्सन। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्हीं का वो नाम हटा के उनका वो जो पोस्ट था गवर्नर जनरल का जो डेप्यूटेशन था उसको खत्म कर दिया गया और उनको एक नया डेप्यूटेशन दिया गया वायसराय से। तो इस हिसाब से अगर ये क्वेश्चन भी आता है तो जो हमारे लॉर्ड कैनिंग थे वो लास्ट गवर्नर जनरल थे ऑफ ब्रिटिश इंडिया और फर्स्ट वायसराय थे, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। दूसरा हमारा क्या हुआ, तो दूसरा हो गया कि पावर चेंज हो गया, ठीक है, एंड ऑफ कंपनी रूल्स हुआ। सो पावर वाज शिफ्टेड टू द ब्रिटिश क्राउन। यस, जो पावर था वो पहले किसके हाथ में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। अब क्या हुआ, वो पावर शिफ्ट कर दिया गया और वो पावर किसको दिया गया, तो वो पावर ब्रिटिश क्राउन यानी कि क्वीन या किंग को दिया गया। तो ये दूसरा चेंज हुआ। पहला हुआ कि गवर्नर जनरल को रिप्लेस किया गया और वायसराय बनाया गया, लिखना होगा। तो क्वीन विक्टोरिया, यस, क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। तो नेक्स्ट क्या हुआ हमारा, क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। तो सबसे पहले यही हुआ, अगर हम नंबर देना चाहें तो इसको नंबर 1 पे रख सकते हैं। क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन मींस क्वीन विक्टोरिया को डिक्लेयर कर दिया गया कि इम्प्रेस ऑफ इंडिया। कब किया गया, 1 नवंबर 1958 को। कहाँ किया गया, इलाहाबाद में किया गया और किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया। तो ये हमारे जो 3 थे, बहुत सारे और भी चेंजेस थे पर यहाँ पे क्या पूछा गया, 3 ओनली 3 हैज बीन आस्क्ड, तो 3 हमने आंसर दिया। गवर्नर जनरल वाज रिप्लेस्ड बाय द वायसराय ऑफ इंडिया, पावर वाज शिफ्टेड और पावर वाज ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन। पावर जो था वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। और क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन मतलब क्वीन विक्टोरिया को प्रोक्लेम कर दिया गया कि वो ही भारत की, इंडिया की क्या है, एम्प्रेस है। स्टेट एनी 3 पॉलिसीज प्रॉमिस टू इंडियंस इन क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। जब 1857 के बाद जब पावर शिफ्ट हुआ और यहाँ पे क्वीन और क्वीन को राज दिया गया, तो क्वीन विक्टोरिया का जब प्रोक्लेमेशन हुआ, डिक्लेरेशन हुआ कि शी इज द इम्प्रेस ऑफ इंडिया, उस समय कुछ प्रोमिसेस की गए ब्रिटिश के द्वारा। और वो क्या प्रोमिसेस थे, तो यहाँ पे हमें बताना होगा। तो सबसे पहला था कि नॉन इंटरवेंशन। उन्होंने क्या किया, नॉन इंटरवेंशन, यस, लाइक नो इंटरवेंशन, नो इंटरवेंशन in the non-intervention in the social and religious matters, social and religious matters of Indians. यस, उन लोगों ने कहा कि हम अब किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस या इंटरवेन नहीं करेंगे, किसमें, सोशल और रिलीजियस मैटर्स ऑफ इंडियन, उनके कोई भी मैटर्स में हम नहीं इंटरफेयर करेंगे। दूसरा इन्होंने क्या कहा, तो दूसरा इन्होंने कहा कि इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। इन्होंने कहा कि इक्वल, लाइक ऑल द सब्जेक्ट्स विल बी ट्रीटेड इक्वली, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द सब्जेक्ट्स। All the subjects means what? All the subjects में कौन आएगा? So the Europeans and Indians, इनको अब क्या किया जाएगा, तो इक्वल ट्रीट किया जाएगा, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द सब्जेक्ट्स, द यूरोपियंस एंड द इंडियंस। ये एक चेंज प्रॉमिस किया गया, ठीक है। और तीसरा प्रॉमिस क्या किया गया, तो एक जनरल पार्डन किया गया। जनरल पार्डन was granted to the people who were involved in uprising of 1857, except who were found guilty.
यस, तो जो भी पार्टिसिपेट किए थे, जो भी जिन्होंने भी अपराइजिंग में पार्टिसिपेट किया था, सबको माफ कर दिया गया, एक जनरल पार्डन दिया गया कि सबको माफी मिल गई। सिर्फ उनको नहीं मिली जो गिल्टी थे, किसी को मारा था या कुछ उन्होंने ऐसा किया था, तो उनको वो माफी नहीं मिली। सो अदरवाइज सबको यहाँ पे क्या हुआ, दे ग्रांटेड पार्डन टू पीपल हु वर इन्वॉल्व इन अपराइजिंग ऑफ 1857 एक्सेप्ट हु वर फाउंड गिल्टी। जो गिल्टी थे उनको छोड़ के सबको एक जनरल माफी दे दी गई। तो ये हमारे क्या हुए, 3 प्रोमिसेस हुए जो क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन के समय किया गया था। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 4 चेंजेस मेड इन आर्मी आफ्टर द रिवोल्ट। तो कौन से ऐसे 4 चेंजेस थे, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, कौन से ऐसे 4 चेंजेस थे जो आर्मी के अंदर किया गया कब, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो बहुत सारे चेंजेस किए गए। इनमें से पहला चेंज हम कर सकते हैं कि नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वर इंक्रीज्ड। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वर इंक्रीज्ड। ये यूरोपियन सोल्जर्स का नंबर इंक्रीज कर दिया गया, जैसे कि पहले इंक्रीज कर दिया गया क्योंकि पहले क्या था, इंडियन सोल्जर्स ज्यादा थे, पर अब ये ध्यान में रखा गया कि इंडियन सोल्जर्स और जो यूरोपियन सोल्जर्स है उनकी जो रेशियो है वो 2 गुना से ज्यादा ना हो। जैसे कि अगर हम बात करें तो बंगाल में कितना था, तो बंगाल में ये था 1:2। ठीक है, और अगर हम यही बात करें मद्रास या बॉम्बे, उस समय जो बॉम्बे था, बॉम्बे में अगर हम बात करें तो ये सोल्जर्स कितने थे, तो 2:5 के थे। और ये तब तक रहा जब तक कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ये चला 18। ठीक है, दूसरा हमारा क्या किया गया कि यहाँ पे जो प्लेसमेंट ऑफ, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लेसमेंट ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स एट इम्पोर्टेंट, तो क्या था, प्लेसमेंट ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स एट इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल एंड मिलिट्री पोजीशंस। तो जहां पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव जगह था, जो रेजिमेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव था, और जहाँ पे फिर से उम्मीद था कि फिर से कोई अपराइजिंग हो सकता है, तो उस तरह के ज्योग्राफिकल या फिर ज्योग्राफिकली जहाँ पे ज्यादा लगता था ब्रिटिश को कि वो कमजोर हो सकते हैं, तो उस जगह पे क्या किया गया, यूरोपियन सोल्जर्स को ज्यादा रख दिया गया, उनको ज्यादा नंबर में रखा गया और इंडियन सोल्जर्स को कम कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, तो तीसरा हम लिख सकते हैं दैट जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे वो इंडियन सोल्जर्स को नहीं दिए जाते थे। सो इंडियन सोल्जर्स वर not provided with the sophisticated and advanced weapons। तो क्या किया गया, इंडियन सोल्जर्स वर नॉट प्रोवाइडेड विद द सोफिस्टिकेटेड एंड एडवांस वेपन्स, क्योंकि उनको डर था कि ये फिर से रिवोल्ट हो जाएगा तो इसका मिसयूज कर सकते हैं, तो ये सिर्फ दिया जाता था किसको, यूरोपियन सोल्जर्स को। फोर्थ वन की ये फोर्थ रीजन क्या था, तो उन लोगों ने किस करने, टू डिस्करेज द फीलिंग ऑफ nationalism, they introduced caste and community system in most of the regiments। तो ये इंडियंस की एकता को, यूनिटी को तोड़ने के लिए एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, जिसके अनुसार ये क्या करना चाहते थे, नेशनलिज्म की भावना को खत्म करने के लिए कास्ट और कम्युनिटी जैसे चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि एक रेजिमेंट के अंदर क्या हो जाए, भेदभाव हो जाए और कास्टिज्म हो जाए, हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ हो जाए, रूल पॉलिसी का हिस्सा था। तो ये हमारे पास 4 हो गए। नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वाज इंक्रीज्ड, नाउ प्लेसमेंट ऑफ यूरोपियन सोल्जर एट इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल एंड मिलिट्री पोजीशंस, Indian soldiers were not provided with the sophisticated and advanced weapons, and to discourage the nationalism they introduced
कास्ट एंड कम्युनिटी काइंड ऑफ थिंग इन द मोस्ट ऑफ द रेजिमेंट। ऐसा ही नहीं, रिक्रूटमेंट में भी ये क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे, भेदभाव करते थे। जो अपर पोजीशन होता था, हायर पोजीशन होता था, वहां पे ब्रिटिश को रखते थे और लोअर पोजीशन पे इंडियंस को रखते थे। तो ये हमने डिस्कस किया 2023 और 2024 के कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर है, क्योंकि 23 और 24 दोनों ही साल में 10-10 नंबर के क्वेश्चन इनसे आए हुए हैं। अब हम 22 और 21 अगले वीडियो में देखेंगे, सिर्फ 1857 के बारे में ही, कि किस तरह के क्वेश्चन, क्या शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या तरीका है क्वेश्चन पूछने का, उसके बारे में हम देखेंगे। और लास्ट में हम करेंगे 2025 का भी। तो ये एक सीरीज की तरह आ सकता है। अगर आपको इस तरह का सीरीज चाहिए और हर सब्जेक्ट से इस तरह का वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट in the comment box, and if you like my video then like, share and subscribe the channel.